Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, जैसा कि सभी को पता होगा कि यहां पर हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चला रखी है। प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको यहां पर देखने को रेगुलर मिल रहा है। आज हम रीट 2021 की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत संस्कृत का पेपर नंबर 8 हल करने वाले हैं, जो कि दोनों लेवल के लिए उपयोगी है। देखो, यहाँ पर पूरे ही 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से आपके सामने होंगे, जो कि कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें होती है आरबीएससी की, उन किताबों से बनाया गया टेस्ट है साथियों। तो पूर्णतः है आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित है। एक एक प्रश्न को समझ करके जाना, एक एक प्रश्न को देखना, और लेवल आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रथम क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 1, मैं दूध पीता हूँ, अस्य वाक्यस्य संस्कृतम अनुवाद है कुरुत है, अहम दुग्धम पिबामि, अहम दुग्धेन पिबामि, अहम दुग्धाय पिबामि और अहम दुग्धे पिबामि। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दे रखा है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर है, मैं मतलब होता है अहम, दूध का यहाँ पर होगा दुग्धेन, दुग्धम दुग्धा या दुग्धे नहीं होगा साथियों, दुग्धेन होगा। अहम दुग्धेन पिबामी, मैं दूध पीता हूँ, इसका ये सही अनुवाद है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या ये 2 देखिएगा। यहाँ पर ये एक घड़ी का चित्र आपको दिख रहा होगा साथियों, जिसमें 4:10 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि ये जो घड़ी है इसमें कितना समय हो रहा है। ठीक है, पहला विकल्प देखो, प्रश्न क्या है, उपयुक्त घटिका समय कति वादने। पहला विकल्प है पंचकलाधिक चतुर्वदनम, 10 कलाधिक चतुर्वादनम, पंचकला न्यून पंचवादनम, 10 कला न्यून पंचवादनम। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में आपका कौन सा आंसर सही है, जिसमें आपको बताना है कि घड़ी में कितना समय हो रहा है, कितनी बजकर कितना समय हो रहा है। संस्कृत में ये जो विकल्प दिए हुए हैं, इनको देख करके बताइए साथियों। देखिए 4:10 हो रहे, अर्थात 10 कलाधिक चतुर्वादनम मतलब 10 यहाँ पर मिनट हो रहे हैं, चतुर्वादनम मतलब 4:00। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। पूरे के पूरे प्रश्नों को देख करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार और नया नॉलेज आप यहाँ से सीख करके जाने वाले हो। प्रश्न संख्या 3 आपके हैं, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। मतलब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके, यहाँ उत्तर पुस्तिका तो है नहीं आपके पास, तो मोबाइल में ही बताना है या और माइंड में सोचना है कि भाई कौन सा आंसर सही रहेगा। तो पहले रिक्त स्थान दे रखा है, फिर है त्वम आगमिष्यसि तदा अहम आगमिष्यामि। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, इसकी जगह यत्र आएगा, तावत आएगा, पूरा आएगा या यदा आएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प का चयन करो। तो देखो त्वम आगमिष्यसि मतलब तुम आते हो, तदा अहम आगमिष्यामि तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पर यह रहेगा यदा, यदा त्वम आगमिष्यसि तदा अहम आगमिष्यामि मतलब यदि तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा। तो साथियों विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। यदा क्या है, एक अव्यय पद है साथियों, ये चारों ही अव्यय पद है। ठीक है, कुछ अलग तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं आज, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आरबीएससी का मैटर है तो आप ज़रूर देख लीजिए, पूरा देखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, कोकिल प्लस टाप, रिक्त स्थान में इनको मिलाना है। आम्र वृक्षे मधुरम गायती, कोकिला कोकिले कोकिला है सर्वाणी।
तो यहाँ पर आम्र वृक्ष मतलब आम का जो पेड़ होता है इस पे मधुर गाती है कोकिला, कोकिले या कोकिला है। कोकिल में टाप प्रत्यय लगने से साथियों कौन सा शब्द बनेगा, आपसे ये प्रश्न मूल रूप से पूछा गया है। तो चौथे क्वेश्चन में देखो कोकिल प्लस टाप प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है कोकिला। कोकिला आम्र वृक्षे मधुरम गायती, विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है आपके, धनवान शब्दे प्रत्यय वर्तते, मतलब धनवान शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है साथियों, वतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, शानच प्रत्यय और टाप प्रत्यय। तो देखो धनवान शब्द में यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, तो टाप प्रत्यय तो इसमें नहीं लगा हुआ है साथियों। इसमें धन प्लस मतुप बराबर शब्द बन जाता है आपके धनवान। धन शब्द में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, धन शब्द में मतुप प्रत्यय लगने पर ही शब्द आपके धनवान बनेगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, फिर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 5 में सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। आपके 6वां क्वेश्चन, उपसर्ग पूर्वक वस धातु है प्रयोग है अस्य आधारस्य विभक्ति वर्तते प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तो प्रश्न को समझ लीजिए आप प्रश्न संख्या 6 में और फिर उत्तर दीजिएगा। तो देखो प्रश्न संख्या 6 में आपके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा द्वितीय विभक्ति। उपसर्ग के पूर्व वस धातु का प्रयोग होता है तो उसका आधार पर कौन सी विभक्ति लगती है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे, राज्य है पुरुष है समास वर्तते। ये जो राज्य है पुरुष है इसमें इस पद में कौन सा समास है साथियों, अव्ययी भाव समास है, क्रमधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में देखो राज्य पुरुष है का मतलब होता है राजा का बेटा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर आपका 7वें क्वेश्चन में 4था विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 पर। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से सोचना है और फिर ही उत्तर देना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ नहीं करनी है। एग्ज़ाम में आप भले ही 30 प्रश्नों को 10 मिनट में कर दो, लेकिन यहाँ सोचिए क्योंकि अभी टाइम है आपके पास बहुत सारा। तो अहम शब्द संधि है अस्ति, एचो ऐ वायाव है, आद गुण है, इको यणची अकह स वर्णे दीर्घ है। तो यहाँ पर मैंने ही कहा था कि कुछ अलग तरीके से आज संस्कृत का पेपर बनाया गया है। आशा है आपको पेपर अच्छा लग रहा होगा साथियों। तो देखो तो हम ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है, इको यणची, अर्थात इसमें यण संधि है साथियों। इसका संधि विच्छेद होगा तू प्लस अहम बराबर शब्द बनेगा, तो अहम यण संधि इको यणची का उदाहरण है। आद गुण है मतलब गुण संधि, एचो ऐ वायाव है अयादि संधि का सूत्र है ये, अकह स वर्ण दीर्घ है ये दीर्घ संधि का सूत्र है साथियों। तो 3rd विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए आपके 9वां क्वेश्चन सुक्ति से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। येषाम न रिक्तिस्थान न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है। यहाँ पर सुक्ति की पूर्ति करना है। मृत्यु लोकम आएगा, विद्या आएगा, परोपकाराय आएगा, कला विहीन है आएगा। तो साथियों ये जो रिक्त स्थान है इसमें उचित शब्द की पूर्ति कीजिए। कौन सा शब्द आएगा साथियों, 9वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। तो आपके प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 विद्या। कैसे, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है। ये एक पूरा ही श्लोक है साथियों जिसमें ऊपर की लाइन यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ जो विद्या वाला सेकंड विकल्प है वही आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर।
आपके 10वां क्वेश्चन है ऋटुर्षाणाम, फिर रिक्त स्थान दंता है, कंठेय, तालव्य और मूर्धा है। तो साथियों देखो सभी सारे उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा क्या होता है? मूर्धा है। मूर्धा मतलब मरने वाला नहीं, मूर्धा यहाँ पर उच्चारण स्थान से संबंधित है साथियों। ये चौथा विकल्प सही है। जबकि होता है लिरि तुलसा नाम दंता है, अकु है, विसर्ग नियाम कंठ है, फिर यहाँ पर ऋटुर्षाणाम मूर्धा हुआ, इचुयशा नाम तालु है। तो साथियों इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान होता है। आपको बिल्कुल मैं एक आशा करता हूँ कि सारे उच्चारण स्थान याद होंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है अक्कू है, विसर्ग नियाम कंठ, इच्यु यशा नाम तालु, फिर ऋटुर्षा नाम मूर्धा, लिरि तुलसा नाम दंता है, फिर उपुधि नाम ओष्ठ है। उपुधि नाम का अलग सूत्र है लेकिन उसमें उ और प वर्ग आता है। इसके अलावा ए दे तो कंठ तालु होता है, ओ दो तो कंठोष्ट होता है और वकारशित दंतोष्ट होता है। ठीक है, याद रखना अच्छी तरह से। सभी को विश्लेषण करना भी आना चाहिए कि कहाँ से कैसे शब्द निकलते हैं उसमें। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, योगा च। चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बताइए प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिए, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषट के योग में यहाँ पर आपके चतुर्थी विभक्ति होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 11 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 12 की ओर। आपके 12वां क्वेश्चन साथियों, दुशासन शब्दे उपसर्गा है भवती। दुशासन शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दु है, दुष, दुस और दुहश। तो साथियों यहाँ पर देखो दुहश जैसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, ना ही दूह जैसा कोई उपसर्ग संस्कृत में होता है, नहीं दुष भी नहीं होता है बल्कि दुस उपसर्ग होता है। अतः यहाँ पर दूह प्लस शासन में साथियों दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। मति शब्दे प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। मति है, मत्ती है, मत्तय है, मतिम। तो देखो मति शब्द में जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है उसको बताना है। मति शब्द जो कि इकारांत स्त्रीलिंग में चलता है साथियों, मति। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है वो मति है होगा। ठीक है, बड़ा ये वाला मति नहीं रहेगा साथियों। मतय है यहाँ पर प्रथमा का, यहाँ पर बहुवचन है, और मतिम यहाँ पर द्वितीय का प्रथम वचन है। तो विकल्प आपका 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। भवेत शब्दे लकारे वर्तते, लट लकारे, लिरिट लकारे, विधिलिंग लकारे, लोट लकारे। तो साथियों एत, एताम, एयु बिल्कुल ये विधिलिंग लकार के अंतर्गत चलता है। तो भवेत शब्द में यहाँ पर विधिलिंग लकार है। थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो चलिए 15वां क्वेश्चन। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है कुरुत है। तो यहाँ पर आपको बताना है गंगा हिमालय से निकलती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय है प्रभवंती, गंगा है हिमालयस्य प्रभवती और गंगा हिमालयस्य प्रभवंती। तो साथियों यहाँ पर देखिए निकलती है का प्रभवंती नहीं होता है, भवंती वाला नहीं, प्रभवती होता है। अब यहाँ पर गंगा का तो गंगा ही रहेगा साथियों, गंगा है नहीं रहेगा। देखो अब आपके पास कौन सा विकल्प बचा है? ओनली विकल्प नंबर 1।
गंगा हिमालयात प्रवहति। फर्स्ट विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन जो कि आपके शिक्षण से संबंधित आ चुके हैं प्रश्न। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति दूरदर्शनम श्यामपट्टः चित्रम आकाशवाणी। तो एक बार आप राइट आंसर बताइए, फिर इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर है आपके श्यामपट्टः। मतलब जो श्यामपट्ट होता है वही संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण के अंतर्गत आता है। परंपरागत सहायक सामग्री किसको? श्यामपट्ट को ही माना जाता है। इसलिए साथियों इसको अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहते हैं। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो आपके 17वां क्वेश्चन, नाटक पाठ योजनया शिक्षणे रंगमंचे कारयति पाठनम वाचनम अभिनयम लेखनम। तो साथियों 17वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। कौन सा आंसर सही है 17वें प्रश्न में? तो आपके 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3 अभिनयम। मतलब नाटक पाठ योजना, नाटक पाठ योजना में शिक्षण के समय रंगमंच पर क्या किया जाता है? तो नाटक में हम अभिनय ही करते हैं, इसलिए आपका अभिनयम तीसरा विकल्प 17वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां क्वेश्चन, वयम भाषायाः उपयोग है कुर्मः है पठनार्थम श्रवणार्थम लेखनार्थम भाव विनियार्थम। तो अर्थात वयम हम भाषा या भाषा का उपयोग है, उपयोग कुर्म करते हैं। तो साथियों हम भाषा का उपयोग किस में करते हैं? पठन श्रवण लेखन या भाव का विनिमय। तो साथियों हम भावों का विनिमय मतलब होता है भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। चौथा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन आपके देखते हैं। बालकेषु कल्पना शक्तेः विकासः भवति कक्षा नायक विधिना कथा कथन विधिना भाषण विधिना वाद विवाद विधिना। तो साथियों बताइए प्रश्न संख्या 19 में कौन सा सही विकल्प है आपका? तो राइट आंसर आपके आता है कथा कथन विधिना बालकेषु कल्पना शक्ति विकास है भवति। मतलब बालकों की कल्पना शक्ति का विकास कथा कथन विधि के माध्यम से होता है। कथा कथन विधि मतलब कहानी विधि के माध्यम से, ठीक है। सेकंड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद है विधि है क उच्यते सूत्र विधि है व्याकरण विधि है भंडारकर विधि है पारायण विधि है। अर्थात संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। साथियों व्याकरण अनुवाद विधि भी इसको कहते हैं। थर्ड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। तो प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रहा है, संस्कृत भाषायां कथित आदेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति भाषण कौशलस्य व्याकरण दक्षतायाः लेखन कौशलस्य श्रवण कौशलस्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में भी इसे पूछा गया था साथियों। तो देखो संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में कथित देशानुसारेण मतलब जब हम कोई चीज़ कहते हैं और उसके अनुसार कार्य संपादन किया जाता है तो उससे किसका विकास होता है? तो हम कह रहे हैं सामने वाला सुन करके कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उसमें श्रवण कौशल का विकास होगा। विकल्प नंबर आपके 4 सही है प्रश्न संख्या 21 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। आपके 22वां क्वेश्चन है, लिखिताभिव्यक्ति है कस्मिन् न भवति पत्र लेखने निबंध लेखने वाद विवादे जीवनी लेखने। अर्थात लिखित अभिव्यक्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो साथियों पत्र लेखन लिखित रूप से होता है तो लिखित अभिव्यक्ति रहेगी। निबंध लेखन लिखित रूप से होता है तो लिखित अभिव्यक्ति रहेगी। लेकिन वाद विवाद तो मौखिक रूप से किया जाता है, लिख करके थोड़ी वाद विवाद करेंगे।
इसलिए ये जो है वो आपका सही आंसर है। लिखित अभिव्यक्ति वाद विवाद न बहुती, थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 22 में। बाकी जीवनी लेखन भी यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो साथियों आपके प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, आगमन पद्धत्या प्रथम सोपानम अस्ति किम? व्याकरणम, सूत्रम, उदाहरणम, नियम है। प्रश्न संख्या 23 में सही आंसर दीजिए। विकल्प बहुत ही अच्छे विकल्प है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न मान सकते हो आगमन निगमन विधि के। तो साथियों जो आगमन विधि है इसका प्रथम सोपान होता है उदाहरणम, क्योंकि इसमें सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, 24वां क्वेश्चन, शिक्षणस्य सफलता निर्भरम भवति छात्राणामुपरि शिक्षणामुपरि उभयोः अभिभावकानामुपरि। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में 24वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चुनाव कीजिए। शिक्षणस्य सफलता निर्भरम भवति, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर? छात्र के ऊपर भी करती है और शिक्षक के ऊपर भी करती है। इसलिए उभयों वाला जो विकल्प है थर्ड वो आपका सही आंसर है साथियों 24 में। क्योंकि अगर छात्र खुद पढ़ना नहीं चाहेंगे तो शिक्षण सफल नहीं होगा। छात्र खुद पढ़ना चाहेंगे लेकिन शिक्षक उनको नहीं पढ़ाता है तो भी शिक्षण सफल नहीं होगा। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है वही सही है 24 में। प्रश्न संख्या 25, अधिगम्यस्य कृते सर्वाधिकम आवश्यकम अभिप्रेरणम विद्यालयः शिक्षकः मित्रम। तो साथियों अधिगम्यस्य कृते सर्वाधिकम आवश्यकम मतलब अधिगम करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक इनमें से क्या है? तो मित्रों अधिगम के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है अभिप्रेरणा। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं है तो फिर वहाँ पर अधिगम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभिप्रेरित मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरित की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रथम विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 पर। तो चलिए 26वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 26, संस्कृत भाषायां सर्वाणि कौशले आधार कौशले कथ्यते श्रवणम, उच्चारणम, पठनम, लेखनम। तो साथियों संस्कृत भाषा में सभी कौशलों का जो आधार कौशल है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो 4 कौशल आपके होते हैं संस्कृत भाषा में उनमें से आधार कौशल श्रवणम होता है। सबसे पहले इस कौशल का ही विकास बालक में होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। क्योंकि देखो श्रवण के बाद में यहाँ पर क्या आता है साथियों? सुनना, फिर बोलना मतलब उच्चारणम, फिर आता है पठनम ये थर्ड नंबर पे, और सबसे अंत में आता है लेखनम लिखना। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 26 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन, मौखिक परीक्षया भेद है नास्ति शलाका परीक्षया, शास्त्रार्थ परीक्षया, वस्तुनिष्ठ परीक्षया और भाषण परीक्षया। अर्थात मौखिक परीक्षा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? 27वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताओ साथियों। तो देखो शलाका परीक्षा भी मौखिक परीक्षा होती है, शास्त्रार्थ परीक्षा भी मौखिक होती है, भाषण परीक्षा भी मौखिक होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो मौखिक न होकर उसको लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है यहाँ पर 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। पठनेन दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते? गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, निदानात्मक शिक्षणम और उपचारात्मक शिक्षणम। तो प्रश्न संख्या 28 में सही आंसर बताओ, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? देखो पठनेन दुर्बल छात्राणाम, जो छात्र पढ़ने में दुर्बल है उनके लिए कौन सा शिक्षण उनको दिया जाना चाहिए? तो उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में दुर्बल ही है साथियों, हमें पता है उस चीज़ का, इसलिए हम निदान यहाँ नहीं करेंगे।
विकल्प नंबर आपका 4 सही है। 28 में आज का सेकंड लास्ट और 29 क्वेश्चन। इसके बाद में आपके हिंदी का टेस्ट आ रहा है पूरे ही 30 प्रश्नों का। ज़रूर अटेंड करें साथियों, बहुत मेहनत करके वो टेस्ट मैंने बनाया है आपके लिए है। बेस्ट टेस्ट है बिल्कुल। 30 प्रश्न अकॉर्डिंग टू आपको एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 29, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्? धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वत्र भ्रमणम, सर्वांगीण विकासे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है? धन उपार्जन मतलब धन कमाना, स्वार्थ साधनम खुद का स्वार्थ साधना, सर्वत्र भ्रमणम सभी इधर उधर भ्रमण करना, ये नहीं है बल्कि राइट आंसर है सर्वांगीण विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा या नीति है कदा दीते? 1966, 1968, 1986 और 2020। तो देखो 2020 तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि प्रथम की पूछी है साथियों। यदि आप 86 पे हो तो भी आप गलत है क्योंकि राइट आंसर है आपके 1968। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो 1964-66 कोठारी आयोग था उसकी सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी। अब यहाँ पर जो 1986 हम पढ़ते हैं वो प्रथम नहीं है, वो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है बल्कि वो प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों। नई की पूछे तो 1986 करना है। आपके यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये आज संस्कृत का पेपर पूरा हुआ। कमेंट करके हमें बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं साथियों 8 बजे वाले हिंदी के वीडियो में।